इतिहास के पन्नों में दो ऐसी तारीखें दर्ज हैं जिन्होंने इंसानियत का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। पहली तारीख जब मिस्र के तट पर दुनिया की सबसे महान लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया से धुआं उठा, और दूसरी तारीख जब भारत की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय की 9 मंजिला लाइब्रेरी धर्मगंज को आग के हवाले कर दिया गया। इन दोनों घटनाओं के बीच हजारों मील की दूरी थी और सदियों का अंतर था, लेकिन इनका मकसद एक ही था, एक पूरी सभ्यता की याददाश्त को मिटा देना। कहते हैं जब नालंदा जली तो उसकी किताबें 3 महीने तक धधकती रहीं, और जब अलेक्जेंड्रिया राख हुई तो मानवता ने वह सब कुछ खो दिया जिसे सीखने में उसे हजारों साल लगे थे। खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और वे अनगिनत रहस्य जो आज भी हमें समझ नहीं आते। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये केवल हादसे थे या फिर ये ज्ञान के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी? आज के इस विशेष एपिसोड में हम समय के मलबे को हटाएंगे। हम अलेक्जेंड्रिया की उन अंधेरी गलियों में जाएंगे जहां दुनिया की सबसे कीमती पांडुलिपियां छिपाई गई थीं, और जानेंगे उस अदृश्य हाथ के बारे में जिसने मानवता को 1000 साल पीछे धकेल दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां इतिहास की राख से आज भी चीखें सुनाई देती हैं। शुरू करते हैं। द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, एक अधूरा सपना। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे विजेता से होती है जिसके कदमों की आहट ने दुनिया के नक्शे बदल दिए थे। सिकंदर महान, जिसने भारत के पोरस से लेकर फारस के डेरियस तक को चुनौती दी। वह सिर्फ जमीन नहीं जीतना चाहता था, उसे अपनी विरासत को अमर बनाना था। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इस शहर की नींव तो रखी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अलेक्जेंड्रिया की किस्मत संवारने की जिम्मेदारी उसके सबसे वफादार सेनापति टॉलेमी प्रथम के कंधों पर आई। टॉलेमी सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक था। उसने महसूस किया कि तलवार से जीती गई जमीन को तो छीना जा सकता है, लेकिन ज्ञान पर आधारित साम्राज्य अमर होता है। टॉलेमी प्रथम ने ही उस महान माउसियन की कल्पना की और उसकी नींव रखी, जिसके भीतर दुनिया की सबसे महान लाइब्रेरी का जन्म हुआ। उसका सपना सिकंदर के अधूरे शहर को दुनिया का बौद्धिक दिल बनाना था। यह एक ऐसा विचार था जो उस समय की दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। टॉलेमी ने घोषणा की कि वह दुनिया की हर किताब, हर कविता, हर शोध पत्र और हर कहानी की एक कॉपी अलेक्जेंड्रिया में चाहता है। यह एक सांस्कृतिक युद्ध की शुरुआत थी। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का बनना सिर्फ शिक्षा के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि यह शुद्ध पावर पॉलिटिक्स थी। टॉलेमी राजवंश के राजाओं का मानना था कि जिस देश के पास सबसे ज्यादा जानकारी होगी वही दुनिया पर राज करेगा। उन्होंने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी को किताबों की तलाश में लगा दिया। अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह था। यहां से दुनिया भर का व्यापार होता था। लेकिन टॉलेमी के अधिकारियों के लिए सोना या मसाले बाद में आते थे। पहले वे पापायरस स्क्रॉल यानी उस समय की किताबों की तलाशी लेते थे। जैसे ही कोई जहाज किनारे लगता, उस पर सरकारी अधिकारी चढ़ जाते। अगर किसी मुसाफिर के पास कोई किताब या पांडुलिपि मिलती तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता। उसे लाइब्रेरी ले जाया जाता, जहां सैकड़ों लेखक दिन रात काम करते थे। वे उस किताब की एक सटीक नकल तैयार करते। अक्सर मूल प्रति लाइब्रेरी में रख ली जाती और नकल मुसाफिर को वापस कर दी जाती। आज के समय में यह कॉपीराइट का सबसे बड़ा उल्लंघन माना जाता, लेकिन उस समय यह ज्ञान के प्रति एक सनक थी। इसे शिप्स डिक्री कहा जाता था और इसने अलेक्जेंड्रिया को देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक भंडार बना दिया। टॉलेमी ने सिर्फ किताबें ही नहीं चुराई, उन्होंने प्रतिभाओं को भी खरीदा। उन्होंने यूनान और अन्य देशों के सबसे बड़े विद्वानों को अलेक्जेंड्रिया आने का न्योता दिया। उन्हें टैक्स फ्री रहने की जगह शाही खाना और ऊंची तनख्वाह दी जाती थी, ताकि वे बिना किसी चिंता के सिर्फ और सिर्फ शोध कर सकें। यह दुनिया की पहली थिंक टैंक संस्कृति थी। जिस समय भारत में तक्षशिला के आचार्य अपनी गुरु शिष्य परंपरा में वेदों और दर्शन का संचार कर रहे थे, लगभग उसी समय अलेक्जेंड्रिया में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था जहां धर्म और राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर ज्ञान को देखा जा रहा था। यहां अरस्तु के शिष्यों ने दुनिया का पहला व्यवस्थित कैटलॉग बनाया। यहां के विद्वानों ने महसूस किया कि जानकारी को सिर्फ इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे ढूंढना भी आसान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वर्णमाला के आधार पर किताबों को छांटना शुरू किया। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने आधुनिक पुस्तकालयों की नींव रखी। अलेक्जेंड्रिया की इस लाइब्रेरी में वह सब कुछ था जिसे हम आज लॉस्ट नॉलेज कहते हैं। वहां ग्रीस के नाटकों की मूल प्रतियां थीं, मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के रहस्य थे,
और शायद उन सभ्यताओं के रिकॉर्ड भी थे जो इतिहास के पन्नों से मिट चुकी थीं। टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस इस मामले में और भी ज्यादा आक्रामक था। कहा जाता है कि उसने एथेंस के राजाओं से भारी जमानत राशि देकर प्राचीन नाटककारों की मूल पांडुलिपियां उधार लीं और फिर अपनी जमानत राशि को डूबने दिया ताकि वह उन किताबों को कभी वापस न करे। उसके लिए पैसा मामूली था, लेकिन वह कागज का टुकड़ा अनमोल था। अलेक्जेंड्रिया का यह जुनून एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां वे दुनिया के हर धर्म को भी अपने दायरे में लाना चाहते थे। इसी लाइब्रेरी में पहली बार हिब्रू बाइबल का ग्रीक में अनुवाद किया गया, जिसे सेप्टुआजिंट कहा जाता है। यह अनुवाद इसलिए किया गया ताकि दुनिया का कोई भी विद्वान इसे पढ़ सके। अलेक्जेंड्रिया ने दीवारें नहीं बनाई, उसने पुल बनाए, लेकिन ये पुल सिर्फ एक दिशा में खुलते थे, ज्ञान को अंदर लाने के लिए। इस महान स्वप्न का एक और पहलू था प्रतियोगिता। उस समय तुर्की में पेरगामम नाम का एक और शहर अपनी लाइब्रेरी बना रहा था। अलेक्जेंड्रिया को डर था कि कहीं पेरगामम उनसे आगे न निकल जाए, इसलिए टॉलेमी ने मिस्र से पापायरसिस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि पेरगामम वाले किताबें न बना सके। इसके जवाब में पेरगामम के लोगों ने जानवरों की खाल पर लिखना शुरू किया, जिसे आज हम पार्चमेंट कहते हैं। ज्ञान की यह होड़ इतनी तीव्र थी कि अलेक्जेंड्रिया के राजा किसी भी कीमत पर अपनी श्रेष्ठता खोना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या सिर्फ किताबों को इकट्ठा कर लेने से कोई समाज महान बन जाता है? अलेक्जेंड्रिया के पास दुनिया का दिमाग तो था, लेकिन उस दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए जो स्थिरता चाहिए थी वह धीरे धीरे दरक रही थी। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वह एक जीवित जीव की तरह थी जो हर दिन बढ़ रही थी। इसमें व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, वेदशालाएं और एक ऐसा डाइनिंग हॉल था जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक साथ बैठकर चर्चा करते थे। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा डर भी छिपा था। ज्ञान हमेशा सत्ता के लिए खतरा होता है। जैसे जैसे पुस्तकालय में विचार जमा होते गए, वे सत्ताधारियों की नीतियों से टकराने लगे। बाहरी दुनिया में युद्ध छिड़ रहे थे, रोम का प्रभाव बढ़ रहा था, और इन सब के बीच वो लाइब्रेरी एक ऐसे द्वीप की तरह थी जो तूफान के बीच घिरा हो। अलेक्जेंड्रिया के विद्वान जानते थे कि वे एक ऐसे खजाने की रक्षा कर रहे हैं जो एक बार गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। उन्हें इस बात का एहसास था कि एक मोमबत्ती की लौ या एक सन की राजा का फैसला हजारों सालों की मेहनत को राख कर सकता है। भारत के संदर्भ में देखें तो नालंदा और अलेक्जेंड्रिया की कहानियां एक जैसी लगती हैं। दोनों ही संस्थाओं ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया और दोनों का ही अंत बहुत दुखद रहा। लेकिन अलेक्जेंड्रिया का सपना बहुत बड़ा था। उसने संपूर्ण ज्ञान, यूनिवर्सल नॉलेज को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की थी। उस समय की ज्ञात दुनिया, नोन वर्ल्ड के लिए यह ज्ञान का सबसे विशाल केंद्र बन चुका था। हालांकि पूर्व में भारत की तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज अपना परचम लहरा रही थीं, लेकिन अलेक्जेंड्रिया ने भूमध्य सागरीय और यूनानी सभ्यता के हर कतरे को यहां समेट लिया था। वहां के विद्वानों का मानना था कि अलेक्जेंड्रिया को दुनिया की हर उस सोच का हिस्सा होना चाहिए जो अब तक कागज पर उतारी गई है। यह आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। जब आप दुनिया भर का ज्ञान एक ही जगह समेट देते हैं तो आप उसे एक आसान निशाना भी बना देते हैं। लाइब्रेरी के शुरुआती दौर में किसी ने नहीं सोचा था कि इसका पतन कैसे होगा। टॉलेमी राजवंश को लगता था कि उनका साम्राज्य और यह ज्ञान अमर है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ज्ञान का केंद्रीकरण हुआ है तब उसके विनाश का खतरा भी बढ़ा है। अलेक्जेंड्रिया का वह चमकता हुआ लाइट हाउस और वह विशाल लाइब्रेरी दोनों ही समुद्र की लहरों और इंसानी लालच के बीच खड़े थे। लाइब्रेरी की अलमारियों में रखी हजारों पांडुलिपियां किसी धमाके का इंतजार नहीं कर रही थी। वे इंतजार कर रही थी उस पहली चिंगारी का जो किसी युद्ध, किसी धार्मिक कट्टरता या किसी राजनीतिक साजिश से पैदा होने वाली थी। इस महान संस्थान के निर्माण की कहानी जितनी प्रेरक है, इसकी रक्षा करने की चुनौती उतनी ही भयानक थी, क्योंकि ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए केवल धन और जुनून की जरूरत होती है, लेकिन उसे बचाने के लिए एक ऐसी शांति और समझदारी की जरूरत होती है जो अक्सर साम्राज्यों के पास नहीं होती। अलेक्जेंड्रिया ने दुनिया को यह तो सिखा दिया कि क्या क्या सीखा जा सकता है, लेकिन उसने यह नहीं सिखाया कि जब दुनिया जल रही हो तो अपनी बुद्धि को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगले कुछ दशकों में अलेक्जेंड्रिया के गलियारों में सन्नाटा बढ़ने लगा था। बाहरी दुनिया के संघर्ष अब लाइब्रेरी के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे। जूलियस सीजर की सेनाएं और मिस्र के अपने आंतरिक कलह उस आग का इंतजाम कर रहे थे जो आने वाली सदियों तक मानवता को अंधेरे में रखने वाली थी। लेकिन उस आग के लगने से पहले इस लाइब्रेरी ने हमें वे महान चेहरे दिए जिन्होंने गणित, विज्ञान और साहित्य की दिशा बदल दी। वे कौन थे? उन्होंने उस लाइब्रेरी के अंदर क्या देखा और क्या बनाया?
और कैसे एक मामूली शिपिंग नियम ने दुनिया के इतिहास को एक नई दिशा दी। ये सब कुछ उस स्वर्णिम काल का हिस्सा था जब अलेक्जेंड्रिया सचमुच पृथ्वी का मस्तिष्क था। लेकिन याद रहे, हर चमकते हुए सूरज के साथ एक लंबी परछाई भी चलती है, और अलेक्जेंड्रिया की वो परछाई अब धीरे धीरे लंबी हो रही थी। ज्ञान की वो विशाल मशीन जो पूरी दुनिया को स्कैन कर रही थी, अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन उस जीत को संभाल कर रखना और उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही असली चुनौती है। अलेक्जेंड्रिया का वह सपना आज भी हमें याद दिलाता है कि हम क्या थे और हम क्या हो सकते थे अगर वह एक रात की आग ने सब कुछ न बदला होता। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी सिर्फ दीवारों और अलमारियों का संग्रह नहीं थी, वह एक जीवित धड़कता हुआ दिमाग था। अगर आप उस दौर में शहर की गलियों से गुजरते तो आपको हवा में समुद्र की महक के साथ साथ पुराने पैपिरस और स्याही की एक विशिष्ट गंध मिलती। लाइब्रेरी का मुख्य भवन, जिसे ग्रेट हॉल कहा जाता था, संगमरमर के विशाल स्तंभों पर टिका था। ऊंची छतों के नीचे हजारों की संख्या में लकड़ी के रैक बने थे, जिन्हें पिनिक्स कहा जाता था। इन रैकों में बेलनाकार स्क्रॉल्स को एक खास तरतीब से रखा जाता था। लेकिन यहाँ केवल किताबें नहीं थीं, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े दिमागों के रहने के लिए शाही कक्ष थे, जहाँ वे भोजन करते थे, टहलते हुए बहस करते थे और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते थे। यह प्राचीन काल का सिलिकॉन वैली था, जहाँ हर दिन एक नया विचार जन्म लेता था। इस मशीन का सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा थे वहाँ के स्कॉलर्स। कल्पना कीजिए, यूक्लिड की, जिन्हें हम आज ज्यामिति का पिता कहते हैं। अलेक्जेंड्रिया की इसी लाइब्रेरी की मेजों पर बैठकर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स लिखी थी। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में स्कूल जाएं, आप वही गणित पढ़ते हैं जो यूक्लिड ने यहाँ की रोशनी में बैठकर लिखा था। उन्होंने केवल लकीरें नहीं खींची थीं, उन्होंने तर्क करने का वह तरीका ईजाद किया था जिसने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। उनके लिए गणित केवल अंकों का खेल नहीं था, बल्कि ईश्वर की भाषा को समझने का एक जरिया था। उनके बगल में बैठकर शायद कोई दूसरा विद्वान नक्शे बना रहा होता, तो कोई सितारों की दूरी नाप रहा होता। यहीं एक और महान प्रतिभा उभरी, एराटोस्थेनेस। वह लाइब्रेरी के मुख्य लाइब्रेरियन थे। एक दिन लाइब्रेरी में रखे एक पुराने स्क्रॉल को पढ़ते हुए उन्हें पता चला कि मिस्र के सायनी शहर में दोपहर के समय कुएं के पानी में सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है और कोई परछाई नहीं बनती। उन्होंने सोचा कि अगर पृथ्वी चपट्टी होती तो अलेक्जेंड्रिया में भी परछाई नहीं बननी चाहिए थी। उन्होंने एक मामूली लाठी और छाया के कोण का इस्तेमाल करके बिना अपनी जगह से हिले पूरी पृथ्वी की परिधि नाप ली। उनका अंदाजा आज के आधुनिक सैटेलाइट डेटा से सिर्फ 1% के अंतर पर था। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 2200 साल पहले एक इंसान ने केवल किताबों और तर्क के दम पर वह कर दिखाया जिसे करने के लिए आज हमें करोड़ों डॉलर की मशीनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस लाइब्रेरी का असली जादू इसके कैटलॉगिंग सिस्टम में था। कैलिमाचिस नाम के एक विद्वान ने महसूस किया कि बिना किसी व्यवस्था के ज्ञान केवल एक कचरे का ढेर है। उन्होंने दुनिया का पहला व्यापक कैटलॉग तैयार किया। उन्होंने किताबों को श्रेणियों में बांटा, इतिहास, कानून, दर्शन, कविता और विज्ञान। उन्होंने लेखकों की जीवनी जोड़ी और हर स्क्रॉल की पहचान के लिए उस पर एक छोटी टैग लगाई। यह वही प्रणाली है जिसे आज हम पुस्तकालयों और डेटाबेस मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। अलेक्जेंड्रिया ने दुनिया को यह सिखाया कि जानकारी को इकट्ठा करना एक कला है, लेकिन उसे व्यवस्थित करना एक विज्ञान है। अलेक्जेंड्रिया की दीवारों के भीतर एक और नाम गूंजता था, आर्किमीडीज। हालांकि वह सिराक्यूस के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शिक्षा और उनके सबसे बड़े आविष्कार इसी लाइब्रेरी के बौद्धिक वातावरण की देन थे। यहाँ के हाइड्रोलिक सिस्टम और इंजीनियरिंग के स्क्रॉल्स को पढ़कर ही उन्होंने वह आर्किमिडीज स्क्रू बनाया जिसने सिंचाई की दुनिया बदल दी। यहीं उन्होंने उन सिद्धांतों पर काम किया जिससे जहाजों को पानी में तैरने में मदद मिली। उनके लिए लाइब्रेरी एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहाँ सिद्धांत और प्रयोग का मिलन होता था। अलेक्जेंड्रिया का वातावरण ऐसा था कि वहां एक खगोल शास्त्री एक कवि से बात कर सकता था और एक चिकित्सक एक दार्शनिक से सलाह ले सकता था। विषयों के बीच की दीवारें वहां धुंधली थीं। लाइब्रेरी के भीतर एक ट्रांसलेशन मूवमेंट भी चल रहा था जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। टॉलेमी राजाओं ने महसूस किया कि अगर उन्हें दुनिया पर बौद्धिक राज करना है तो उन्हें हर भाषा का ज्ञान ग्रीक में चाहिए। इसी कड़ी में 72 विद्वानों को बुलाया गया ताकि वे हिब्रू धर्म ग्रंथों का अनुवाद ग्रीक में कर सकें।
इसे सेप्टुअजिंट कहा गया। यह दुनिया का पहला बड़ा अनुवाद प्रोजेक्ट था। इसके बिना शायद आज के प्रमुख धर्मों का प्रसार वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं। अलेक्जेंड्रिया केवल यूनानी ज्ञान का केंद्र नहीं था, यह संस्कृतियों का एक मिलन बिंदु था। यहाँ के बाजारों और लाइब्रेरी के गलियारों में भारतीय व्यापारी और दार्शनिक भी देखे जाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय दर्शन, विशेषकर बौद्ध धर्म के कुछ तत्व, अलेक्जेंड्रिया के माध्यम से ही पश्चिम तक पहुंचे होंगे। यह ज्ञान का एक ऐसा लेन देन था जिसमें कोई हारता नहीं था, हर कोई अमीर होकर लौटता था। परंतु इस बौद्धिक जन्नत के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी थी। यह सारा ज्ञान एक कुलीन वर्ग तक ही सीमित था। आम नागरिक जो बाहर की गलियों में मछली बेचते थे या मजदूरी करते थे, उनके लिए ये दीवारें अभेद्य थीं। ज्ञान को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था और राजाओं की अपनी सनक थी। लाइब्रेरी के विद्वान पूरी तरह से शाही खजाने पर निर्भर थे। इसका मतलब था कि ज्ञान स्वतंत्र तो था, लेकिन वह सत्ता की छाया में फला फूला था। जिस दिन राजा बदलता या साम्राज्य की प्राथमिकताएं बदलती, उस दिन इस पूरे ढांचे पर खतरा मंडराने लगता। यह एक गोल्डन केज जैसा था। लाइब्रेरी की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां अनुमानतः 4 लाख से 7 लाख तक स्क्रॉल्स मौजूद थे। हर स्क्रॉल हाथ से लिखा हुआ चर्मपत्र या पापायरस का एक लंबा टुकड़ा था। अगर आप आज के हिसाब से तुलना करें तो यह लाखों ई बुक्स के बराबर का डेटा था, लेकिन यह डेटा नाजुक था। पापायरस को नमी से, कीड़ों से और सबसे बढ़कर आग से खतरा था। विद्वान जानते थे कि वे एक ऐसी विरासत को संभाल रहे हैं जो समय की मार झेलने के लिए बहुत कोमल है। वहां के लेखकों की पूरी फौज दिन रात पुरानी प्रतियों की नकल करने में लगी रहती थी ताकि ज्ञान लुप्त न हो जाए। यह एक निरंतर चलने वाली जंग थी, इंसानी याददाश्त और समय के विनाशकारी स्वभाव के बीच। अलेक्जेंड्रिया का बौद्धिक प्रभाव इतना गहरा था कि उसने अलेक्जेंड्रियन साइंस नाम की एक पूरी नई शाखा को जन्म दिया। यहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार मानव शरीर की चीर फाड़ करके तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के कार्यों को समझने की कोशिश की। हेरोफिलस जैसे सर्जनों ने दिल की धड़कन को नापने के लिए पानी की घड़ी का इस्तेमाल किया। यह सब कुछ आज से 2000 साल पहले हो रहा था। अगर यह गति बनी रहती तो औद्योगिक क्रांति शायद ईसा के जन्म के आसपास ही हो जाती। हम आज जिन मशीनों और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनके बीज इसी लाइब्रेरी की प्रयोगशालाओं में बोए जा चुके थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, अलेक्जेंड्रिया की राजनीति में जहर घुलने लगा था। मिस्र के पुराने पुजारी वर्ग और यूनानी शासकों के बीच तनाव बढ़ रहा था। बाहरी दुनिया में रोम एक उभरती हुई ताकत थी जिसकी नजरें मिस्र के अनाज और अलेक्जेंड्रिया की दौलत पर थीं। लाइब्रेरी के विद्वान जो अब तक अपने शोध में व्यस्त थे, उन्हें बाहर की चीखें सुनाई देने लगी थीं। ज्ञान ने अलेक्जेंड्रिया को दुनिया का सबसे बड़ा गहना बना दिया था, लेकिन वही गहना अब लुटेरों की आंखों में खटक रहा था। हर साम्राज्य का एक चरमोत्कर्ष होता है और अलेक्जेंड्रिया अपनी चोटी पर पहुंच चुका था, लेकिन हर चोटी के बाद एक ढलान होती है। ज्ञान की यह विशाल मशीन जितनी जटिल थी, उतनी ही कमजोर भी। इसे चलाने के लिए स्थिरता चाहिए थी, शांति चाहिए थी और सबसे बढ़कर राजाओं का अटूट विश्वास चाहिए था। पर जैसे ही तलवारों की खनक बढ़ी, कलम की आवाज धीमी पड़ने लगी। अलेक्जेंड्रिया के लोग गर्व से कहते थे कि उनके पास दुनिया की हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब आग लगती है तो समाधान खुद धुएं में बदल जाते हैं। इतिहास का अगला पन्ना रक्त और राख से लिखा जाने वाला था। एक ऐसा नाम मिस्र के किनारे पर पहुंचने वाला था जिसके साथ युद्ध और विनाश की एक लंबी परंपरा जुड़ी थी। जूलियस सीजर। क्या वह जानबूझकर इस ज्ञान के मंदिर को जलाना चाहता था? स्टीमेंटिज़र, या फिर यह एक ऐसी दुर्घटना थी जिसने मानवता का भाग्य बदल दिया? सस्पेंस गहरा रहा था, क्योंकि ज्ञान ने हमेशा सत्ता को चुनौती दी है और सत्ता अक्सर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। अलेक्जेंड्रिया की किस्मत अब एक धागे से लटक रही थी। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उस लाइब्रेरी के निर्माण के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसके अंत के बारे में आज भी केवल धुंधले सुराग ही हमारे पास हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि वह कौन सी रात थी जब अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई, लेकिन हकीकत किसी एक रात की आग से कहीं ज्यादा जटिल और डरावनी है। यह किसी एक विलेन की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है राजनीति,
बदलती धार्मिक विचारधाराओं और एक महान संस्थान की धीमी मौत की। सच तो यह है कि अलेक्जेंड्रिया एक झटके में नहीं मरा, उसे किस्तों में मारा गया। सबसे पहला और सबसे चर्चित आरोपी है जूलियस सीजर। 48 ईसा पूर्व में जब सीजर मिस्र पहुंचा तो वह कोई पुस्तकालय जलाने नहीं आया था। वह क्लियोपेट्रा और उसके भाई के बीच चल रहे गृहयुद्ध में फंसा हुआ था। अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर सीजर की सेना घिर गई थी। खुद को बचाने के लिए सीजर ने अपने ही जहाजों में आग लगाने का आदेश दिया ताकि दुश्मन पीछे हट जाए, लेकिन वह आग बेकाबू हो गई। समुद्र से उठी लपटों ने बंदरगाह के पास स्थित गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। कहा जाता है कि उन गोदामों में हजारों कीमती स्क्रॉल्स रखे थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुख्य लाइब्रेरी बच गई थी, लेकिन उस दिन मानवता ने अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार धुएं में उड़ते देखा। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ज्ञान की यह विशाल धरोहर कितनी असुरक्षित है। जैसे जैसे समय बीता, अलेक्जेंड्रिया पर रोम का शासन मजबूत हुआ, लेकिन रोम के लिए अलेक्जेंड्रिया अब वह बौद्धिक राजधानी नहीं रहा, बल्कि उनके लिए यह सिर्फ मिस्र का अनाज भंडार था। जब सत्ता का केंद्र बदलता है तो बजट भी बदल जाता है। लाइब्रेरी को मिलने वाली शाही मदद कम होने लगी। स्कॉलर्स को दी जाने वाली तनख्वाह रोक दी गई। जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर था, वह अब एक पुरानी सरकारी इमारत की तरह जर्जर होने लगा था। लेकिन असली वार अभी बाकी था। 4वीं शताब्दी आते आते दुनिया की रूह बदल रही थी। पुराने बहुदेववादी पगन धर्म कमजोर पड़ रहे थे और ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी एक नई ताकत के रूप में उभर रहा था। 391 एड में सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने एक फरमान जारी किया, तमाम गैर ईसाई मंदिरों और प्रतीकों को नष्ट कर दिया जाए। अलेक्जेंड्रिया का सेरापियम, जो लाइब्रेरी की एक महत्वपूर्ण शाखा थी, इसी कट्टरता की भेंट चढ़ गया। कट्टरपंथियों की भीड़ के लिए वे प्राचीन किताबें केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि काफिरों का ज्ञान और शैतानी विद्या थी। इतिहास की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है हाइपेशिया की हत्या। हाइपेशिया अलेक्जेंड्रिया की आखिरी महान गणितज्ञ और दार्शनिक थी। वह उस मरती हुई लाइब्रेरी की आखिरी मशाल थी। एक भीड़ ने उसे सड़क पर खींचकर मार डाला। उसकी मौत के साथ ही अलेक्जेंड्रिया की बौद्धिक आत्मा ने भी दम तोड़ दिया। जब किसी समाज में दार्शनिकों को सड़कों पर मारा जाने लगे, तो समझ लीजिए कि उस समाज की लाइब्रेरी अब सिर्फ पत्थरों का ढेर है। इसके बाद इतिहास के पन्नों में 7वीं शताब्दी की मुस्लिम विजय का जिक्र आता है। सदियों तक एक किस्सा मशहूर रहा कि खलीफा उमर के आदेश पर सेनापति अम्र इब्न अल आस ने बची कुछ ही किताबों को नष्ट कर दिया। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस दावे पर गहरे सवाल उठाते हैं। सबूत बताते हैं कि जब अरब सेनाएं अलेक्जेंड्रिया पहुंची थीं, तब तक यह महान लाइब्रेरी गृहयुद्ध हो, धार्मिक दंगों और उपेक्षा के कारण पहले ही अपना अस्तित्व लगभग खो चुकी थी। आज अधिकांश विद्वान उस पुरानी कहानी को केवल एक ऐतिहासिक मिथक या बाद के समय का प्रोपेगेंडा मानते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस कहानी पर गंभीर सवाल उठाते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अरब सेनाएं वहां पहुंची, तब तक अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी का वजूद लगभग खत्म हो चुका था। यह कहानी शायद सदियों बाद केवल राजनीतिक और धार्मिक प्रोपेगेंडा के तहत गढ़ी गई थी। सच्चाई क्या है? क्या सीजर ने इसे जलाया? क्या ईसाई कट्टरपंथियों ने इसे तोड़ा, या मुस्लिम आक्रमण ने इसे खत्म किया? आधुनिक इतिहासकार अब एक नई थ्योरी पर विश्वास करते हैं, द ग्रेजुअल डिके, क्रमिक क्षरण। अलेक्जेंड्रिया की मौत किसी एक आग से नहीं, बल्कि उपेक्षा की बीमारी से हुई। बजट की कमी, गृहयुद्ध, समुद्री तूफान, भूकंप और समय के साथ बदलती प्राथमिकताओं ने उस महान संस्थान को दीमक की तरह चाट लिया। जब समाज पढ़ने से ज्यादा लड़ने को महत्व देने लगता है, तो लाइब्रेरी को जलाने के लिए किसी माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ब खुद राख होने लगती है। सोचिए, उस दौर के किसी लाइब्रेरियन ने क्या महसूस किया होगा जब उसने आखिरी बार उस दरवाजे को बंद किया होगा। जहां कभी हजारों विद्वान बहस करते थे, वहां अब केवल धूल और सन्नाटा था। जो ज्ञान पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता था, वह अब उन लोगों के हाथों में था जिन्हें उसकी कीमत नहीं पता थी। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने मानवता को डार्क एजेस में ढकेल दिया। अगर वह लाइब्रेरी बची होती, तो मध्यकालीन युग का वह लंबा अंधेरा शायद कभी नहीं आता। अलेक्जेंड्रिया का जलना हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। ज्ञान केवल पन्नों पर सुरक्षित नहीं रहता,
वह सुरक्षित रहता है उस समाज की सोच में जो उसकी कद्र करता है। जिस दिन हम सवाल पूछने वालों को चुप कराने लगते हैं, उसी दिन एक नई लाइब्रेरी जलना शुरू हो जाती है। अलेक्जेंड्रिया की राख आज भी भूमध्य सागर की गहराइयों में दफन है, लेकिन वह राख हमसे पूछती है, क्या हम आज भी अपने ज्ञान को बचाने के लिए तैयार हैं, या फिर हम भी उसी उपेक्षा के रास्ते पर चल रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे महान सपने को धुएं में बदल दिया था। शायद वह लाइब्रेरी पूरी तरह कभी नहीं मरी, वह आज भी हमारे अफसोस में जिंदा है। लेकिन उस राख के साथ क्या खो गया? वे कौन से फार्मूले थे, वे कौन से नक्शे थे जो हमेशा के लिए मिट गए? जब हम अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के नुकसान की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे केवल पुरानी कागजों की बर्बादी समझते हैं, लेकिन यह केवल कागज नहीं थे, यह भविष्य की वह सीढ़ी थी जिसे काट दिया गया। कल्पना कीजिए कि आज आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहे हैं। ये सब उन बुनियादी सिद्धांतों पर टिके हैं जो हजारों साल पहले खोजे गए थे। अलेक्जेंड्रिया का जलना ऐसा था जैसे कोई फिल्म अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आकर अचानक बंद हो जाए और उसका रील हमेशा के लिए खो जाए। कई दार्शनिक और चिंतक इसे मानवता के लिए एक ऐसी अपूरणीय क्षति मानते हैं जिसने विज्ञान और तकनीक की रफ्तार को सदियों तक सुस्त कर दिया। अगर वह संचित ज्ञान बचा होता तो शायद जो आविष्कार हमने पिछली 2 सदियों में किए वे बहुत पहले ही हकीकत बन चुके होते। अगर वह ज्ञान सुरक्षित होता तो शायद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में नहीं बल्कि ईसा के जन्म के समय ही हो गई होती। उस राख में क्या क्या खो गया? सबसे पहले विज्ञान की वे अद्भुत मशीनें जो आधुनिक युग से बहुत पहले विकसित हो चुकी थी। अलेक्जेंड्रिया के ही एक विद्वान थे, उन्होंने भाप से चलने वाला पहला इंजन बनाया था जिसे एओलिपाइल कहा जाता था। उस समय इसे केवल एक खिलौना समझा गया, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान वही था जिससे आज ट्रेनें और टरबाइन चलते हैं। अगर उस इंजन के ब्लूप्रिंट और उससे जुड़े शोध पत्र लाइब्रेरी में सुरक्षित होते और अगली पीढ़ियों को मिलते तो शायद भाप की शक्ति का इस्तेमाल प्राचीन काल में ही बड़े पैमाने पर होने लगता। हम आज जिन मशीनों पर गर्व करते हैं उनके पूर्वज अलेक्जेंड्रिया की धूल में दफन हो गए। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो नुकसान हुआ वह अपूरणीय है। अलेक्जेंड्रिया के खगोल शास्त्रियों ने ही पहली बार यह अनुमान लगाना शुरू किया था कि शायद पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। एरिस्टार्कस ऑफ सामोस ने कोपरनिकस से 1800 साल पहले यह कह दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन उनके विस्तृत शोध पत्र और गणितीय गणनाएं उसी आग में स्वाहा हो गईं। परिणाम यह हुआ कि मानवता अगले 1500 साल तक इसी गलतफहमी में जीती रही कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। सोचिए, उन खोए हुए पन्नों में और क्या रहा होगा? शायद सौर मंडल के अन्य ग्रहों के नक्शे या तारों के बीच की वह दूरी जिसे मापने में हमें सदियों लग गए। दर्शन और साहित्य की बात करें तो नुकसान और भी गहरा है। प्राचीन ग्रीस के महान नाटककार सोफोक्लेस, एशिलस और यूरिपिड्स ने सैकड़ों नाटक लिखे थे, लेकिन आज हमारे पास उनके केवल मुट्ठी भर हिस्से बचे हैं। अलेक्जेंड्रिया में उनके हर एक शब्द की मूल प्रति मौजूद थी। वहाँ अरस्तु की वे गुप्त शिक्षाएं थीं जो उन्होंने केवल अपने खास शिष्यों को दी थीं। वहाँ प्राचीन मिस्र के उन पुजारियों के रिकॉर्ड थे जो पिरामिडों के निर्माण की इंजीनियरिंग जानते थे। जब वह लाइब्रेरी जली तो प्राचीन दुनिया की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं वह उन लाखों पन्नों का केवल 1% है जो कभी अलेक्जेंड्रिया की अलमारियों में सजे थे। हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके 99% टुकड़े गायब हैं। एक भारतीय दर्शक के तौर पर यह दर्द हमें बहुत जाना पहचाना लगता है। अलेक्जेंड्रिया की कहानी सुनते ही हमारे जहन में नालंदा विश्वविद्यालय की यादें ताजा हो जाती हैं। जिस तरह अलेक्जेंड्रिया का पतन हुआ वैसे ही 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा की विशाल लाइब्रेरी धर्मगंज को आग के हवाले कर दिया था। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही थी क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा किताबें थीं। अलेक्जेंड्रिया और नालंदा दोनों ही मानवता के वे 2 फेफड़े थे जिनसे दुनिया ज्ञान की सांस लेती थी। इन दोनों के जलने का मतलब था पूरी दुनिया का बौद्धिक अंधकार युग में प्रवेश करना। भारत में आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और गणित के जो सूत्र खो गए वही त्रासदी अलेक्जेंड्रिया ने पश्चिम में झेली। यह एक वैश्विक बौद्धिक नरसंहार था, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किताबों का नहीं बल्कि उस पर्सपेक्टिव का था। अलेक्जेंड्रिया एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से सीख रही थी। वहां का माहौल ओपन सोर्स था। जब लाइब्रेरी नष्ट हुई तो वह सहिष्णुता और सीखने की संस्कृति भी नष्ट हो गई। उसकी जगह कट्टरता और अज्ञानता ने ले ली। लोग डरने लगे, सवाल पूछना बंद हो गया।
और प्रयोगों की जगह अंधविश्वास ने ले ली। मानवता ने अपनी याददाश्त खो दी थी। हमें फिर से पहिए का आविष्कार करना पड़ा, फिर से यह साबित करना पड़ा कि पृथ्वी गोल है, और फिर से उन कानूनों को ढूंढना पड़ा जो पहले से ही अलेक्जेंड्रिया के स्कॉलर्स को पता थे। यह सोचना डरावना है कि आज हम जो कुछ भी नया खोजते हैं, हो सकता है कि वह अलेक्जेंड्रिया के किसी कोने में पहले से ही लिखा हुआ हो। क्या वहां कैंसर का कोई प्राचीन इलाज था? क्या वहां समुद्र की गहराई नापने का कोई फॉर्मूला था? क्या वहां खोई हुई सभ्यताओं के संपर्क के कोई सबूत थे? हम कभी नहीं जान पाएंगे। वह आग केवल कागज को नहीं जला रही थी, वह हमारे भविष्य की संभावनाओं को राख कर रही थी। आज के डिजिटल दौर में, जहां हम सब कुछ क्लाउड पर सेव करते हैं, हमें लगता है कि हमारा ज्ञान सुरक्षित है, लेकिन अलेक्जेंड्रिया हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की सुरक्षा तकनीक से ज्यादा इरादों पर निर्भर करती है। अगर हम अपने संस्थानों की रक्षा नहीं करते, अगर हम असहमति के स्वरों को कुचलते हैं, तो हम भी उसी राह पर चल रहे हैं जो अलेक्जेंड्रिया की ओर जाती है। वह राह आज भी ठंडी नहीं हुई है, वह एक चेतावनी बनकर हमारे सामने मौजूद है। अलेक्जेंड्रिया का जलना इतिहास का सबसे बड़ा इफ है। अगर वह नहीं जलता तो क्या होता? शायद हम मंगल ग्रह पर अपनी कॉलोनियां बसा चुके होते, या शायद हमने गरीबी और बीमारियों को सदियों पहले हरा दिया होता। लेकिन इतिहास अगर मगर पर नहीं चलता। इतिहास चलता है उन गलतियों पर जिनसे हमें सीखना चाहिए। पर क्या यह कहानी सचमुच खत्म हो गई? क्या उस राख में से कुछ भी नहीं बचा? और क्या आज के इंटरनेट के युग में हम एक नया अलेक्जेंड्रिया बना रहे हैं, या हम फिर से वही पुरानी गलती दोहराने जा रहे हैं? इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वह केवल करवट बदलता है। अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी भले ही राख हो गई हो, लेकिन उस स्वप्न को कोई भी आग नहीं बुझा सकी। सदियों तक वह मलबे के नीचे दबी रही, केवल कहानियों और अफसोस में जिंदा रही। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में उसी शहर की मिट्टी पर एक चमत्कार हुआ। साल 2002 में आधुनिक मिस्र ने दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिना का उद्घाटन किया। यह उसी प्राचीन लाइब्रेरी का एक आधुनिक अवतार है। इसकी दीवारों पर दुनिया की हर भाषा के अक्षर खुदे हुए हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान किसी एक राष्ट्र की जागीर नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझी विरासत है। लेकिन क्या एक नई इमारत बना देने से हम उस पुराने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे सूचना का विस्फोट कहा जाता है। इंटरनेट, गूगल और विकिपीडिया के रूप में हमारे पास एक ऐसा डिजिटल अलेक्जेंड्रिया है जो प्राचीन लाइब्रेरी से करोड़ों गुना बड़ा है। आज एक आम इंसान की जेब में रखे स्मार्टफोन में उससे कहीं ज्यादा जानकारी है, जितनी प्राचीन काल के सबसे बड़े विद्वान के पास भी नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन खड़ा है। क्या जानकारी का होना ही ज्ञान का होना है? अलेक्जेंड्रिया की ताकत केवल उसके पास मौजूद किताबों की संख्या में नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत उस संवाद में थी जो वहां के विद्वान आपस में करते थे। आज हमारे पास डेटा तो बहुत है, पर क्या हमारे पास उस डेटा को समझने वाली गहराई बची है? प्राचीन अलेक्जेंड्रिया को बाहरी दुश्मनों और आग से खतरा था, लेकिन आज के हमारे डिजिटल अलेक्जेंड्रिया को नए तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। आज की आग भौतिक नहीं है, वह सेंसरशिप, फेक न्यूज और एल्गोरिदम कंट्रोल के रूप में मौजूद है। अगर आज कोई बड़ी टेक कंपनी अपना सर्वर बंद कर दे, या कोई सरकार इंटरनेट पर पाबंदी लगा दे, तो हम भी उसी अंधेरे में पहुंच जाएंगे जहां अलेक्जेंड्रिया के पतन के बाद दुनिया पहुंची थी। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां जानकारी तो असीमित है, लेकिन सत्य को ढूंढना उतना ही कठिन होता जा रहा है। क्या हम अनजाने में एक ऐसे डिजिटल अंधेरे युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम डेटा के समुद्र में तो डूब रहे हैं, लेकिन ज्ञान की प्यास अभी भी बाकी है? अलेक्जेंड्रिया का इतिहास हमें सिखाता है कि ज्ञान का सेंट्रलाइजेशन खतरनाक है। जब सब कुछ एक ही जगह, एक ही इमारत या एक ही सर्वर पर होता है, तो उसे नष्ट करना आसान हो जाता है। इसीलिए आज की दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो या ओपन सोर्स आर्काइव्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान को इतना फैला दिया जाए कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे एक साथ न मिटा सके। नालंदा और अलेक्जेंड्रिया की राख से हमने यही सबसे बड़ा सबक सीखा है। ज्ञान को किसी एक तिजोरी में बंद मत करो, उसे हर दिमाग तक पहुंचा दो, क्योंकि जब ज्ञान सबके पास होता है तो उसे जलाने के लिए पूरी दुनिया को जलाना पड़ेगा, जो नामुमकिन है। भारतीय युवाओं के लिए यह कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे पूर्वजों ने श्रुति और स्मृति सुनकर और याद रखकर कि परंपरा इसलिए बनाई थी ताकि बाहरी आक्रमणकारी किताबों को तो जला सकें, लेकिन दिमाग में बसे ज्ञान को न छीन सकें।
अलेक्जेंड्रिया का आधुनिक पाठ यही है कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को केवल रट्टा मारने या डेटा जमा करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करनी होगी ताकि हम जानकारी और बुद्धिमत्ता के बीच का फर्क समझ सकें। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी एक चेतावनी की तरह खड़ी नजर आती है। वह हमें बताती है कि सभ्यताएं कितनी भी भव्य क्यों न हो, वे बहुत नाजुक होती हैं। उन्हें बचाने के लिए केवल सेना की नहीं बल्कि एक जागरूक और जिज्ञासु समाज की जरूरत होती है। ज्ञान की मशाल को जलाए रखना केवल इतिहासकारों या वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो सच को जानने की इच्छा रखता है। अलेक्जेंड्रिया की गलियों में अब वह पुराना कोलाहल नहीं है, न ही वहां अब पपीरस के स्क्रॉल्स की वह महक आती है। लेकिन जब भी कोई छात्र एक नई खोज करता है, जब भी कोई इंसान अन्याय के खिलाफ तर्क देता है और जब भी हम किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटते हैं, अलेक्जेंड्रिया फिर से जी उठता है। वह मरकर भी अमर है क्योंकि वह एक विचार है और विचार कभी नहीं जलते। इस सफर के अंत में बस एक ही बात याद रखने वाली है, पुस्तकालय केवल आग से नहीं जलते, वे तब भी जलते हैं जब समाज पढ़ना छोड़ देता है। वे तब भी राख हो जाते हैं जब हम सवाल पूछने से डरने लगते हैं। अलेक्जेंड्रिया की सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि उसने क्या इकट्ठा किया, बल्कि यह थी कि उसने हमें सपने देखना सिखाया। आज हमारे पास वह सब कुछ है जो उनके पास नहीं था, तकनीक, पहुंच और गति। अब यह हमारे ऊपर है कि हम अपना अलेक्जेंड्रिया कैसे बनाते हैं। क्या हम इसे सुरक्षित रखेंगे या आने वाली पीढ़ियां हमारे डिजिटल मलबे को देखकर वैसे ही अफसोस करेंगी जैसे आज हम उस प्राचीन लाइब्रेरी के लिए करते हैं। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन वह तुकबंदी जरूर करता है। अलेक्जेंड्रिया की राख ठंडी हो चुकी है, लेकिन उसकी चमक आज भी हमारी आंखों में है। ज्ञान की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है। और जैसा कि अलेक्जेंड्रिया के उस पुराने लाइट हाउस के बारे में कहा जाता था, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, ज्ञान की एक छोटी सी लौ भी उसे चीरने के लिए काफी है। याद रखिए, लाइब्रेरी केवल आग की लपटों में नहीं जलती, वह तब भी जलती है जब दुनिया मौन हो जाती है। अपनी आवाज और अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए, यही उस महान लाइब्रेरी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।